प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम आप सभी चरण लोगों स्पर्श को गुरुदेव। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। चलिए आज का हम लोग सेशन आरंभ करते हैं और किसी प्रश्न से शुरू करते हैं। बताइए आपका कोई प्रश्न, कोई डाउट। हाँ, दीपक सिंह जी ने पहले हैंड रेज किया है। बताइए दीपक जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आ, गुरुजी, हम लोग लाल किताब में ये कैसे देखते हैं कि इंसान मतलब मोक्ष के राह पे है या नहीं है? देखो, सिंपल सी इसमें टेक्निक है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, लाल किताब ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष में कारकों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक दो जगह ही बारीक अंतर है, बाकी लगभग लगभग कारक समान ही है, बराबर ही है। अगर वहां पर इस तरह से चर्चा नहीं हुई कि कारक का उपयोग कैसे करें, या लाल किताब ने मोक्ष की बात नहीं की, क्योंकि लाल किताब जो लिखी गई वो एक आम आदमी, मिडिल क्लास वर्ग के लिए लिखी गई, जो एक ऐसा वर्ग है जो एक बहुत कम अमाउंट के साथ अपना गुजारा चलाता है। तो लाल किताब के उपाय इस तरह से बनाए गए कि हम सभी लोग उसको अफोर्ड कर सके। पर जब मोक्ष की बात आएगी तो वहां पर भी सेम सिद्धांत रहेगा। कुंडली का 12वां भाव, बृहस्पति और केतु, वहां पर भी भक्ति का भाव पंचम ही है। बिल्कुल भी अंतर नहीं। हमारे सनातन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के कई मार्ग हैं, कोई एक मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग भी है, शक्ति मार्ग भी है, तंत्र मार्ग भी है, कुंडलिनी तंत्र मार्ग भी है, और अष्टांग योग भी है। यानी योग के माध्यम से भी मोक्ष। ये बड़े प्यारे सूत्र दिए हुए हैं, अलग अलग मार्ग हैं। इनके किसी भी तरह से आगे बढ़कर के चला जा सकता। ज्ञान मार्ग भी उनमें से एक है। यानी कि ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान के माध्यम से अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचना, जो गीता में समझाया गया है। तो वहां पर भी कुंडली में वही स्थिति रहने वाली है, कोई अलग नहीं है। ठीक है। थैंक यू और गुरुजी। किसी का प्रश्न है? और किसी का प्रश्न? किसी को कोई डाउट नहीं है? ये मैं थोड़ा बता दूं, ये डाउट क्लियरिंग सेशन है उन लोगों के लिए जो हमारी ऐप से स्टडी कर रहे हैं। हमारी ऐप एस्ट्रो पाठशाला जिन लोगों ने डाउनलोड कर रखी है और वो हमारे वीडियोस के द्वारा स्टडी कर रहे हैं, उनको संडे को मौका दिया जाता है। साथ में जो प्रेजेंट में ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज कर रहे हैं, ये उनके लिए भी एक सुनहरी अवसर होता है कि वो अपने डाउट्स क्लियर कर सके। हाँ सुमीर जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, आई नो अभी हमारी क्लास के अंदर ये टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ है, पर थोड़ी बहुत
नॉलेज के थ्रू इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जब हम ग्रह दृष्टि देखते हैं लाल किताब में, पहला भाव सातवें को देखता है, दूसरा भाव अष्टम को देखे सातवीं दृष्टि से, क्या आठवें के बाद नौवें भाव, 10वां भाव, 11वां और 12वां भाव किसी को दृष्टि नहीं देता? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। वहां पर दृष्टि के साथ उस दृष्टि की ताकत की भी बात कही गई है लाल किताब में। सबसे पहले 100% दृष्टि की बात, और उसमें हाउस फिक्स कर दिए कि जैसे पहला भाव सातवें को देखेगा, चौथा भाव 10वें को देखेगा। पर यहां पर यह बात नहीं है कि 10वें में बैठा हुआ ग्रह चौथे को देखे, या 7वें में बैठा हुआ ग्रह पहले को देखे। फिर आते हैं 50% दृष्टि पर, कि तीसरे भाव में जो ग्रह बैठेगा वो 9वें को देखेगा और 11वें भाव को देखेगा। उसकी 50% दृष्टि। 50 का मतलब है कि उसकी ताकत, यानी कि ये समझाने का प्रयास है कि जो ग्रह पहले भाव में बैठा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जो चौथे में बैठा हुआ है उसकी ताकत, उसकी जो दृष्टि है वो हील करने की है, वो हीलिंग दृष्टि है। फोर्थ हाउस हीलिंग के लिए भी होता है। जब हम तीसरे पर आते हैं या पांचवें भाव में आते हैं तो दृष्टि आधी कर दी गई, क्योंकि ये जो भाव है इनकी तासीर बिल्कुल अलग है। लाल किताब के लॉजिक, लाल किताब के सूत्र बहुत ही साइंटिफिक है, पर हम किताब में लिखी हुई लाइनों के पीछे ही पड़ गए। बियॉन्ड लाइंस क्या कहने का प्रयास है उसको समझने का प्रयास नहीं हुआ, और वो अभी तक नहीं हुआ। हमें अपने ज्ञान को जोड़ना पड़ेगा, जो लाल किताब ने अलग अलग खंड में समझाने का प्रयास किया है। ये बात अलग है कि सभी जगह एक बात नहीं लिखी गई, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से नहीं लिखा गया। ये सबसे बड़ा चैलेंज है लाल किताब में। पर जब हम और नीचे आते हैं तो हमें 25% दृष्टि की बात आती है। पर जहां पर सुमीर जी ने कहा दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह अष्टम को देखता है, ऐसा नहीं, बल्कि आठवें भाव में बैठा हुआ ग्रह दूसरे को देखता है। यानी दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को दृष्टि नहीं मिली है, दृष्टि मिली है आठवें भाव में बैठे हुए ग्रह, जिसे लाल किताब ने उल्टी दृष्टि कहा है। और उल्टी दृष्टि केवल 100% अष्टम भाव के पास है, बाकियों के पास नहीं है। जब हम बहुत ज्यादा भाव की व्याख्या में जाते हैं तो हमें समझ में आता है आठवें भाव में बैठा हुआ ग्रह किस तरह से हमारे धन कमाने संबंधी सोच को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। उसका विश्लेषण हम कभी नहीं कर पाते, हम सेकंड हाउस के पीछे लग जाते। पर अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह ये बहुत बड़ी सोच दे सकता है या वापस ले सकता है कि व्यक्ति धन ना कमाए। हर व्यक्ति अपने धंधे में
अपने बिजनेस में उम्र के साथ साथ उसकी रिसर्च वर्क भी चलता रहता है। हर धंधे में चलता है उसका। जो भी धंधे का माहिर आदमी है वो इसीलिए माहिर है कि वो हर समय रिसर्च करता है अपने धंधे की मार्केट की रिसर्च करता रहता है, अपने कंपटीटर की रिसर्च करता है, समाज में क्या चल रहा है उसकी रिसर्च करता है, और फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। उसी के आधार पर उसको धन की प्राप्ति होती है। धन का बढ़ना आपकी रिसर्च पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। रिसर्च गलत कर ली तो यू विल लूज मनी। रिसर्च आपकी बहुत उम्दा है तो आप बहुत अच्छे से धन कमा सकते हैं। जैसे आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं तो आप भी हमेशा मनन करते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स को सुनते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं और अपने अंदर एक मॉडिफिकेशंस लेके आते हैं और एक नई स्ट्रेटेजी के साथ हर साल आप आए। और आप पाएंगे कि जैसे जैसे मेरी रिसर्च मजबूत हो रही है, मुझे अपने काम की पकड़ मजबूत हो रही है, तो मुझे काम ज्यादा मिल रहा है। मेरे पास पहले से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, मेरे को ज्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं, मेरी लोग ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज से 10 साल पहले जो आप गाते थे वो गलत गाते थे या अच्छा नहीं गाते थे। क्योंकि जब इंसान को पहली बार लगता है कि वो उसने अच्छा गाया तो ही वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे गाने की दुनिया में आना है। वो उसके हिसाब से द बेस्ट होता है, बट 10 साल बाद उसका द बेस्ट बदल जाता है, उसके मापदंड बदल जाते, उसके सारे पैरामीटर्स बदल जाते और फिर अगले 10 साल बाद कुछ और ही हो जाते। और ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस ही उस व्यक्ति को धन दौलत देने में बड़ा सक्षम होता है। इसलिए अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ग्रह 100% दृष्टि रखते हैं, जिस भाव में बैठ के दृष्टि रखते हैं, लाल किताब कह रही है इन भावों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे जीवन में। जैसे पहला भाव है वो हमारी सोच को दिखाता है। पहला भाव कहता है अगर सोच खराब तो फिर आगे कुंडली देखने का कोई मतलब बनता ही नहीं। ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक लेवल पर आकर के रुक जाएगा और इसकी तरक्की उन्नति होना बंद हो जाएगी। यानी इस व्यक्ति के जीवन में ये लाख चाह ले ग्रोथ, ग्रोथ तो कम से कम नहीं मिलेगी इस व्यक्ति को। क्योंकि लाल किताब ने उसे तख्त कहा है, सिंहासन कहा है, क्राउन कहा है कुंडली का। जो वहां पर ग्रह बैठेगा उसकी बात सातवें भाव को माननी ही पड़ेगी, ये उसकी मजबूरी है। दृष्टि का मतलब है सलाह। जैसे मैं आप लोगों को 10-12 लोगों को देख पा रहा हूं, बाकी लोगों को नहीं देख पा रहा हूं। जिनको देख पा रहा हूं वो मेरी दृष्टि में है, जिनको नहीं देख पा रहा हूं वो मेरी दृष्टि में है ही नहीं। तो ये फैक्ट बात है, जो दृष्टि में होगा वो उस व्यक्ति की सृष्टि में भी होगा। और जो मैं सलाह दूंगा वो सलाह मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? अगर मेरे अंदर ताकत होगी तो मानी जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मानी जाएगी। तो ताकत का इजहार
करने का बहुत बेहतरीन तरीका लाल किताब ने समझा दिया। फिर आए चौथे भाव पर। केंद्र में दो ही भावों को ताकत सबसे ज्यादा लाल किताब के अनुसार है कि आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच बड़ी है और आपने ग्रो भी बहुत अच्छा किया, पर जीवन में शांति नहीं, यानी कि मेंटल पीस ही नहीं है। आपके घर में दंगा फसाद हो रहा है, आपके घर में अशांति है, आपके जीवन में कंफर्ट्स नहीं है, आपके घर में सुख सुविधा नहीं है, तो ग्रोथ जीरो है। उस ग्रोथ के कोई मायने नहीं रह जाते, उस सोच के कोई मायने नहीं रह जाते, क्योंकि पहला भाव राजा बनाने के लिए होता है और चौथा भाव राजा के आराम गाह का है। जो लोग राजाओं की पुस्तकें पढ़ते हैं, राजाओं के जीवन को पढ़ते हैं, वो जानते हैं राजाओं की जो आराम गाह होती है, यानी आराम करने का जो कमरा होता है, वो मोस्ट लग्जरियस बनाया जाता है। वहां पर हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है। वो बात अलग है कि राजा उतनी सुख सुविधा ले नहीं पाता, पर आम आदमी को लगता है कि ये कितने बढ़िया ऐशो आराम से जीते होंगे। तो वही हालात चौथे भाव कि बेशक व्यक्ति के जीवन में कितना भी तनाव ही क्यों ना हो, पर जब वो अपने घर में जाए तो उसको एक मानसिक शांति फील होनी चाहिए, उसको सुरक्षा की भावना फील होनी चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल सुरक्षित चार दीवारी में हूं। तो जिससे वो सारी थकान, सारा तनाव अपना कम कर सकता है। तो ये जो सिस्टम बनाया है बहुत ही साइंटिफिक है। अब अगर हम तीसरे भाव में आते हैं तो वहां 50% दृष्टि क्यों है? क्योंकि वो दृष्टि जो है वो नवम भाव पर है और भाग्य भाव है ये। भाग्य भाव एक ऐसा भाव है जिसका मेहनत से 100% नहीं कुछ लेना देना। ये जिसको मिलती है सो मिलती है, किस्मत जिसको मिलती है सो मिलती है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। नाइन्थ हाउस से जो चीजें मिलती हैं हमें, उनका कोई लॉजिक नहीं है। पर थर्ड हाउस में भी कोई लॉजिक नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, पराक्रम है और बिना स्ट्रेटजी के, बिना प्लानिंग की मेहनत है, भाग दौड़ है, मशक्कत है। वहां पर बैठा हुआ ग्रह के बारे में कहा गया है, इसकी बात तो सुननी है पर आधी सुननी है। यानी किस्मत से जो तुम्हें मिले, उस किस्मत से मिली हुई चीज को बनाए रखने के लिए तुम्हें मेहनत की 50% बात ही सुननी है। अगर तुम 100% मेहनत में जुट गए तो फिर किस्मत का अभिप्राय ही खत्म हो जाएगा। भाई सारी तुम मेहनत करके ही कमा रहे हो, फिर किस्मत का क्या रोल है आपकी जिंदगी में? वो रोल खत्म हो गया। किस्मत को बनाए रखने के लिए मेहनत जरूरी है, पर वो 50% ही जरूरी है, इससे ज्यादा नहीं। तो बड़ा प्यारा लॉजिक लगा ये कि उसको अगर आप बनाए रखना चाहते हो तो जो तीसरे भाव में ग्रह बना हुआ है उसकी आधी बात सुन लो, पूरी मत सुनो। क्योंकि वो तो एक ही बात से कहेगा, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करो, पसीना बहाओ, सारा दिन इधर उधर भागते फिरो। वो कहता है ये बात सुननी है पर माननी 50% है।
पूरी नहीं माननी आपने। पर पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी दृष्टि 11वें पे नहीं गई, क्योंकि पंचम भाव भक्ति का भाव है, नवम भाव परमात्मा का भाव है। भक्ति भाव में बैठा हुआ ग्रह नवम भाव को देखता है कि भक्ति के माध्यम से ही परमात्मा को प्राप्त करना सर्व सुलभ साधन है, यानी सबसे आसान मार्ग है, सबसे टफ नहीं। पर वहां पर भी 50% दृष्टि दी गई है, क्योंकि नवम में तो भगवान बैठे हुए हैं, भाग्य बैठा हुआ है। और पंचम आपकी क्रिएटिविटी का भाव भी है, आपकी भक्ति का भाव भी है, आपके मंत्रों का भाव भी है। ये हमें नवम का मार्ग बताते हैं। पर इसमें क्या कहा गया कि तुम्हारी बात भी आधी मानी जाए, और आधी बात परमात्मा पर ही छोड़ दी कि भक्ति तुम्हें इस मार्ग तक तो ले जा सकती है, पर भगवान का आशीर्वाद कितना मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। यानी तुम भक्त तो बन सकते हो, भक्ति करने का तो तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है, पर परमात्मा का आशीर्वाद मिले इस बात की 50% ही गारंटी है, 50% गारंटी नहीं है। तो ये है दृष्टियों का चक्र। और जहां 25% दृष्टि आ जाएगी, 25%, वहां पावर कमजोर हो जाएगी। वहां पर उस ग्रह की सलाह मान्य नहीं है इतनी जितनी कि 100% वाले ग्रह की है। तो 25% जो दृष्टि वाला ग्रह, जैसे छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह होगा और 25% दृष्टि लेके बैठा हुआ है, या कहीं अदर भी बैठा हुआ है, तो उसकी ताकत कम है। अब प्रश्न आता है कि अष्टम भाव तक ही दृष्टि है। अगर हम 9वें भाव में, 10वें में, 11वें में, 12वें में, इन 4 भाव में बैठे हुए ग्रह को देखें तो वो कहीं दृष्टि की बात वहां पर नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक। एक भाव से लेकर के 8वें भाव तक की यात्रा व्यक्ति की चेतना से लेकर के उसके वैराग्य की यात्रा है, उसकी रिसर्च की यात्रा। अष्टम भाव आने पर, यानी कि उस व्यक्ति की रिसर्च पूरी हो जाने पर, नवम भाव का क्या लेना देना। वहां के पर बैठे हुए ग्रहों की इंपॉर्टेंस फिर कम हो जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति 1 से 8 तक यात्रा कर लेता है वो नवम, दसम, एकादश और द्वादश का मोहताज नहीं रह जाता। इसलिए उन भाव में बैठे हुए ग्रहों को दृष्टि के माध्यम से कोई भी ताकत नहीं दी, क्योंकि वो रिसर्च में ही पता कर लेता है कि परमात्मा क्या है। इसीलिए तो वैदिक ज्योतिष में कुंडली के चौथे भाव को और 8वें भाव को मोक्ष भाव कहा है, मोक्ष त्रिकोण कहा है। जिस आदमी ने 3 आयाम में से 2 आयाम को सीख लिया, उसके लिए फिर बाकी भाव की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। तो आप कहेंगे फिर 10वें का काम कौन करेगा जी? 10वां भाव जो काम कर रहा था, 11वां भाव जो काम कर रहा था, उसको कौन कॉम्प्लीमेंट करेगा? उनको उनके उल्टे भाव कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यानी लाल किताब कहती है जिसका पंचम भाव अच्छा, उसको जीवन में लाभ ही लाभ मिलेगा।
जब चाहे जैसा चाहे जैसी मनोकामना बोलेगा वो लाभ मिलेगा उसे। उसकी पूर्ति उसमें पंचम भाव में ही समझा दी, इसलिए पंचम को बैठे हुए को दे दी। फिर मुझे ऐसा लगता है कि उन विद्वानों के दिमाग में एक बात और रही होगी कि लाल किताब को आसान बना और आपके डिविजनल चार्ट्स तक ना भी जाए तो भी आप उन सूत्रों तक पहुंच सके। तो कार्य को आसान बनाने के लिए भी दृष्टियों को कम किया गया, जिससे समझने में आसानी हो जाए। होता क्या है कि हम जब भी ज्योतिष की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो पराशर ज्योतिष हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जब तक बस चुका होता है और हमें पराशरी दृष्टियों की आदत पड़ चुकी हो, फिर अचानक से जब लाल किताब दृष्टियों में जाते तो हमें लगता है याद ही नहीं हो रही, यार ये तो रट्टा मारना पड़ेगा। वैदिक में ठीक है कि हर ग्रह सातवें को देखेगा ही देखेगा, बाकी दो ग्रहों की दृष्टि याद करनी है, शनि की, मंगल की और बृहस्पति की, तीन ग्रहों की। यहाँ तो सबकी अलग अलग बना दी, परसेंटेज और दे दी है यहाँ पर नहीं। अगर आप सोचेंगे ध्यान पूर्वक तो सबसे आसान लाल किताब की दृष्टियां हैं। और ये वही दृष्टियां हैं लगभग लगभग जैसे जैमिनी के अंदर राशि दृष्टियां होती। जिन लोगों ने जैमिनी ज्योतिष पढ़ा है वो जानते हैं राशि दृष्टियों का कंसेप्ट। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस टेक्निक का हर तरह की पैथी में अलग अलग मिलेगा ही मिलेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। मोनिका जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव गंडमूल दोष क्या होता है और इसको क्या लाल किताब में हम लोग कैसे देखेंगे? लाल किताब में नहीं देखेंगे, ये वैदिक ज्योतिष से ही देखा जाएगा। ये नक्षत्र, नक्षत्र के दो मूल जब मिलते हैं, जैसे रेलगाड़ी का डिब्बा जोड़ा जाता है ना, जैसे क्या होता है कि रेलगाड़ी है, जी जब सरकार देखती है कि भीड़ बढ़ रही है, अब छठ पूजा आ रही है, तो भाई बिहार जाने वालों की ज्यादा तादाद बढ़ गई, तो लास्ट डब्बे में भी, लास्ट में वो कुछ तीन चार डब्बे जोड़ देते हैं। ऐसे ही एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं और सवा दो नक्षत्र की एक राशि बनती है। जब ऐसे सवा दो करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं राशियों में, जब आप देखेंगे कि राशियों का निर्माण किस प्रकार से होता है तो आपको गंडमूल समझ में आ जाएगा कि एक का लास्ट और एक का पहला, लास्ट और पहला सिरा जब नक्षत्र का आपस में मिलता है तो उस जी गांठ लगानी पड़ती है ना, कपलिंग, जैसे ट्रेन में भी कपलिंग कर देते हैं, जब भी तो डब्बा जी जुड़ेगा। तो वही जो मूल है जी उसे ही गंडमूल कहा गया। वो यानी कि वो नक्षत्र जो गांठ लगाने का कार्य कर रहे हैं जी उन्हें गंडमूल नक्षत्र कहा गया। ये यानी छह कि हैं। दो नक्षत्र का छह, ज्वाइन। हाँ, ये मैंने उसमें भी करवाया हुआ है, हमारी ऐप में भी अवेलेबल है ये कोर्स, उसमें जी समझाया था। तो ये जो छह नक्षत्र हैं विशेष करके, और सॉरी छह नहीं, ये छह गंडमूल नक्षत्र बता, तो जो है ये है, इनमें कहा गया कि जो बच्चा जन्म लेगा, वैसे तो हर गंडमूल नक्षत्र की अलग अलग क्वालिटी होगी, जी बट उसमें कुछ कॉमन चीजें बताई गई जी कि बच्चे में थोड़ा सा हाइपर एक्टिविटी ज्यादा होगी, या बच्चे में गुस्सा ज्यादा होगा, बच्चे में चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा,
जी और वो क्रोध की वजह से अपने घर परिवार वालों को परेशान कर सकता है। तो उस क्रोध को शांत करने के लिए गंडमूल शांति विधान बनाया गया। तो कहा जाता है जो बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता है जी उसकी शांति कराई जाए। और ये भी होता है कि कुछ गंडमूल नक्षत्र पिता के लिए, कोई माता के लिए, कोई स्वयं के लिए, कोई परिवार के लिए कई बार कष्टकारी हो जाते हैं। तो इसलिए भी शांति करवाना आवश्यक हो जाता है। पर इसमें भी कुछ शांत मूल है, कुछ अशांत है। तो शांत मूल में भी बताया गया कि गंड मूल का कौन सा चरण शांत है, कौन सा अशांत ज्यादा है, ये नक्षत्र के टॉपिक में आपको जाकर के समझ आएगा। हाँ, इसका उल्लेख लाल किताब में ज्यादा नहीं या, है। यानी कि गुरुदेव इसको मतलब ये पूरा एक टॉपिक है जो शुरू से आखिरी तक समझेंगे तभी ये समझ में आएगा। हाँ, नक्षत्र जब आप समझते हैं, जब राशियों का निर्माण समझते हैं कि मेष राशि का जी निर्माण कैसे हुआ, जब जी आपको समझ में आएगा कि अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण मिले, फिर कृतिका के 4 चरण मिले, फिर अगला अश्वनी भरणी कृतिका, ऐसे जब उसकी सीरीज चलती है अश्वनी का और भरणी का, और फिर उनके 4 और 4 8, फिर एक अगले नक्षत्र का ले लिया 9। तो एक प्रकार से एक राशि में नक्षत्र के 9 चरण हो गए, क्योंकि उसमें 2.25 नक्षत्र शामिल हो गए। एक नक्षत्र के 4 चरण, अच्छा दूसरे नक्षत्र के 4 चरण, 8, तीसरे के भी 4 है। पर उस चारों को नहीं लिया क्योंकि 8 तो पूरे हो गए, हमें तो एक ही चरण चाहिए था। तो हमने उसका एक चरण ले लिया तीसरे नक्षत्र का, बाकी 3 नक्षत्र छोड़ दिए। तो एक राशि बन गई, इसका नाम है मेष राशि। उस मेष राशि का स्वामी मंगल कर दिया। पर इन नक्षत्रों के भी अलग अलग स्वामी बना दिए गए। जैसे अश्वनी के केतु बना दिए गए, भरणी के शुक्र बना दिए गए, कृतिका के जो है सूरज बना दिए। मतलब ये है, तो उस तरीके से इसको देखा जाता है कि जब क्या हम गुरुदेव इसका नक्षत्र पे स्वास्थ्य में भी इफेक्ट होता है? हैं। गंडमूल का इफेक्ट स्वास्थ्य पे भी होता है, हेल्थ पर भी आता है? हाँ, आ सकता है किसी किसी का, हर एक का नहीं। जी हर एक का नहीं, पर भाग्यशाली भी होते हैं कई। ऐसा नहीं कि जी सारे ही खराब होते हैं, ये जी सोचना गलत है। ज्योतिष में पूर्वाग्रह से ग्रसित कभी भी नहीं होना चाहिए। जी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाओगे समस्या हो जाएगी ना। जी। ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली भी होते हैं, प्रणाम केवल ये नहीं गुरुदेव। मान। हाँ, और किसका रह गया क्वेश्चन? हाँ, ऋचा जी। प्रणाम गुरुजी। बहुत हाँ, लोग शेयर मार्केट के लिए पूछते हैं, तो हम वैदिक में या मुझसे हम। मुझसे मुझसे बिल्कुल ना पूछे ऋचा जी, क्योंकि मेरे कुछ मान्यताएं हैं, वो सही हैं या गलत हैं कुछ भी हो सकता है, वो आप लोग रिसर्च करो। मेरा मानना है जब ये मार्केट धराशायी होती है तो सारे पहलवान, सारे पंडित धराशायी हो जाते हैं लगातार। और ये जो पैसा कमा रहे हैं कि साहब हम ये ज्योतिष सिखाएंगे, और खूब पैसा है इसके अंदर, पर ये जब तक ही है जब तक, और वो खुद पैसा नहीं बना रहे होते, वो ज्योतिषी जो ये सिखा रहे होते हैं उन्हें पता है कि जब भी लगाते दूसरे खुद ही पिट जाते हैं। उनको खुद ही समझ में नहीं आता कि कौन से नक्षत्र में लगाए, कौन सी राशि में लगाए, कौन से ग्रह की स्थिति में लगाए, कौन सी दशा में लगाए। उनको खुद को गणित नहीं समझ में आता, पर उन्होंने एक मार्केटिंग के तहत बना लिया है ना। तो ये, मैं ऐसी चीजें नहीं कराता जिसमें रिस्क हो, है ना। हाँ, प्रताप जी वैसे कह रहे हैं वो लगाते ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात है, वो जानते हैं इस चीज हाँ को, जी उनको खुद गुरुजी। को जैसे गणित समझ हम में नहीं आ रहा, हम तो वो एक कैसे छोटी कर दे। एक छोटी सी बात पूछनी थी। जैसे हम्म। कुछ हम पर्सनालिटी जैसे लगन से देखते हैं, तो वो हम स्किन देख लेते हैं, आईज देख लेते हैं, नोज देख लेते हैं। मेरे को हमेशा कंफ्यूजन दिमाग में आता है कि घुंघराले बाल और स्ट्रेट बाल कैसे, मतलब किस प्लैनेट से देखते हैं?
मरकरी ग्रह जो होता है, बुध ग्रह जो होता है, घुंघराले बाल देता हाँ, तो यही मुझे लग रहा था, लेकिन मैं खुद मरकरी का लग्न हूँ, लेकिन मेरे नहीं है। है। ऐसे थोड़ी होता, लगन से थोड़ी घुंघराले आ जाएंगे। मैंने कहा बुध हम्म। ग्रह देता है, मैंने ये थोड़ी कहा मिथुन लगन देता है या कन्या लगन देता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, ऐसे नहीं होता, ओके। ऐसे ऐसे लगन थोड़ी ना, ऐसे लगन के अनुसार अ, अगर कर्क लगन के सारे एक जैसी शक्ल वाले हो गए तो फिर कैसे उनकी हाँ, पत्नियां बेचारी कैसे ढूंढेंगी हैं? सारे एक जैसे लगेंगे। जैसे चाइना हाँ, में बड़ी ठीक है। समस्या हो जाती है महिलाओं को, सारे मर्द एक जैसे ही लगते हैं। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ 12 प्रकार की लगन है, हर एक की अपनी अलग अलग हाँ जी, सूरतें हाँ हैं, जी, हाँ अलग जी, ये अलग तो हाल है। पता है। तो हाँ ऐसा जी, नहीं। ये तो हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ मन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक डाउट था लाल किताब और वैदिक ज्योतिष को दोनों के बीच में। जैसे लाल किताब में तो सूर्य अगर लगन में है फर्स्ट हाउस में, तो फिर वो किस्मत का ग्रह बन गया। और वैदिक ज्योतिष में अगर तुला लगन है और उसमें ही सूर्य बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो वो नीच का हो गया। तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कैसे हम इसको समझेंगे? एक पैसे का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्शन जब तक जिंदा है, जब तक वैदिक ज्योतिष नहीं सीखा। हाँ, तो मैंने उसमें वैदिक ज्योतिष सीखते ही कॉन्ट्राडिक्शन गायब। अच्छा समझ गुरुजी। में आई बात? बस ये जब तक ही जिंदा है, जब तक सीखा नहीं, सीखने के बाद गायब। गुरुजी, वैदिक में सीख रहा हूँ तो मुझे अब तो कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है फिलहाल, तो क्योंकि तुला लगन में। हाँ तो अभी और सीखो, पहुंचे जी। नहीं वहां तक। जी। देखिए, केवल भाव में बैठे हुए ग्रह को देख करके, मात्र देख करके ग्रह की ताकत का अंदाजा लगा लेना बेवकूफी है जी। और बड़ी मूर्खता है। वो सूत्र ही ठीक नहीं है। तो हमें उसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए लाल किताब ने भी बड़े प्यारे सूत्र दिए हैं, और वैदिक ज्योतिष ने भी बड़े प्यारे प्यारे सूत्र दिए हैं। जी। वैदिक ज्योतिष में ग्रह के डिस्पोजिटर का कंसेप्ट भी है, फिर नवमांश में जाकर के देखने का कंसेप्ट भी है, और जी। कुंडली में अगर ग्रह की ताकत देखनी है, नहीं समझ में आ रहा, लगन में भी नहीं आ रहा और D9 में भी नहीं समझ में आ रहा, तो जी। अल्टीमेटली आप D27 में चले जाओ, वो आपको ग्रह की ताकत बता देगा। मेन इंपॉर्टेंट ताकत है, ग्रह का भाव में बैठना इतना वो नहीं है। ग्रह बैठ अच्छा। तो गया तो भाव में जा करके, जी। तो बेचारे के पास बल ही नहीं है, बताओ क्या कर लोगे? यही जी। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। जिस दिन जो व्यक्ति नौ ग्रह की ताकत और 12 भाव की ताकत, सिर्फ ये दो चीज का सही सही अंदाजा लगाना सीख गया, वो ज्योतिषी बन गया। भाई इतना ही काम है। सारे जी। सूत्रों का निचोड़ यही है। और जब तक वो कंफ्यूज जब तक है, जब तक उसको ग्रह की ताकत का अंदाजा लगाना नहीं आता, सारा कंफ्यूजन वहीं छुपा जी। है ना? तो अभी आपको और ज्यादा सीखने की आवश्यकता है। ये बहुत छोटे से प्रश्न है। जी। तो गुरुजी, मतलब इसमें सूर्य जैसे लाल किताब के अकॉर्डिंग तो किस्मत का ग्रह है, तो फिर उसको पावर देनी ही चाहिए। अब लेकिन वो कंफ्यूजन वहां पर आता है कि तुला राशि में बैठा अमन, है तो। लाल किताब के अनुसार सूर्य लगन में बैठे ये किस्मत का ग्रह हो, इस बात की गारंटी नहीं है। अगर अच्छा। वहीं पर गुरु चौथे में बैठ गया, फिर कैसे किस्मत का ग्रह सूरज हो जाएगा? जी जी। तो गुरु वहां तो पांचवे गुरु में बन जाएगा। बैठा है। हाँ जी। हाँ तो ऐसे रट्टा नहीं मारना। मैं रट्टा मारने के सख्त खिलाफ हूँ। जी इसीलिए जी। तो मैं नोट्स और ये नहीं देता, क्योंकि नोट्स में तो ये लिखना पड़ेगा कि लगन में बैठा सूरज है तो किस्मत का ग्रह हो जाएगा। हम्म। तो मैं बार बार कैसे उसको नोट्स में लिखूंगा कि वो भाई पहले गुरु को भी देख लो फिर उसको देख लो? नहीं लिखे, रिपीटिशन नहीं हो पाएगा इतना। जी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, किसी ग्रह का बलाबल अन्य ग्रहों के रेफरेंस में कितना है, ये समझना जरूरी है। जी। कभी कभी
दो दुश्मन ग्रह एक साथ अगर बली हो गए, वो एक दूसरे का बल भी कमजोर करते हैं। जी अगर कुंडली में गुरु भी उच्च का हो जाए और कुंडली में शुक्र भी उच्च का हो जाए, आप जान के हैरान होगे कि उसको दोनों ही ग्रहों के उच्च के परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। जी ना उसे शुक्र का मजा आएगा, ना उसे गुरु का मजा आएगा। जी हाँ, तो बढ़िया रहता है कि हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए ज्यादा बढ़िया बढ़िया ग्रह देख करके। ये ज्यादा बढ़िया ग्रह जो है ना, एक दूसरे की टांग भी बड़ी अच्छी से खींच लेते हैं और जी हमें लाभ नहीं लेने देते। सबसे जी बढ़िया नीच के ग्रह हैं, ये टांग नहीं खींचते किसी के। क्योंकि नीच का ग्रह खुद ही उठने में यकीन रखता है। वो कह रहा है मेरी कोई मदद कर दो, मैं दूसरे की क्या खींचूं। कुएं में गिरा हुआ आदमी दूसरे को कुएं में नहीं गिरा पाएगा, जी खुद निकलने के चक्कर में लगा पड़ा है। समझ रहे हो? तो जी दूसरे ग्रह को वो नहीं कमजोर करना चाहता, हाँ बल्कि मदद पा करके वो आगे बढ़। और जो व्यक्ति दूसरों की मदद प्राप्त करके आगे बढ़ रहा होता है, उसमें एक ग्रेटिट्यूड की भावना भी आ जाती है। और वो ग्रेटिट्यूड की भावना उसको काफी ऊपर लेके जाती है। इसलिए आप देखिए, अमित शाह जी की कुंडली को देखें, कई ग्रह नीच के हैं। केजरीवाल जी की कुंडली देखिए, कई ग्रह नीच के हैं। तो आप कहेंगे यार, ये नीच के ग्रहों के साथ मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। एक व्यक्ति देश में होम मिनिस्टर बना हुआ बैठा है। एक हमारे कांग्रेस के पाटिल साहब भी होम मिनिस्टर होते थे। जो लोग राजनीति में ध्यान देते हैं उन्हें मालूम होगा, महाराष्ट्र के थे। और एक तरफ हमारे अमित शाह जी भी। तो दोनों में फर्क नजर आता है कि नहीं आता है? बच्चे जी बच्चे को पता है अमित शाह का नाम। और आज हम कहें कि पाटिल साहब होम मिनिस्टर होते थे कांग्रेस में। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। लोगों को याद ही नहीं है पाटिल साहब, कौन पाटिल साहब। जी समझ रहे हो बात को? हाँ पाटिल साहब के ग्रह निश्चित रूप से अच्छे वाले थे और अमित शाह जी के नीच वाले हैं। तो अंतर समझ रहे हो आप? जी शीला दीक्षित जी की कुंडली में ग्रह अच्छे थे, एक ही ग्रह नीच का था, केजरीवाल के में ज्यादा ग्रह नीच के हैं। हिंदुस्तान के कोने में भी बैठा हुआ आदमी केजरीवाल को जान रहा है। पर शीला दीक्षित जी को इतने जानते होंगे, ये चांसेस कम थे। दिल्ली की जनता तो जानती थी, हरियाणा जानता था, आसपास का राज्य जानता था। पर उनका नाम ऐसे था क्या? आज तो लोग सुबह उठते ही दो लोगों की या तो बुराई करते हैं या दो लोगों की बड़ाई करते हैं। एक केजरीवाल साहब, एक मोदी। और मोदी जी हाँ, के तो लगन में ही नीच का ग्रह बैठा हुआ है। समझ रहे हो बात, पावर को? जी जिनके उच्च के ग्रह बैठे हैं वो बेचारे नौकरियां कर रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं वो। तो ज्योतिष में जब हम गहराई में आगे जाते हैं तो हमारे सूत्र बदलते हैं। बेसिक ज्योतिष से जब हम एडवांस ज्योतिष में जाते हैं तो हमारे सूत्र बदलते हैं। और जब हम रिसर्च में जाते हैं तो सूत्र बदलता है। फिर हम ऑब्जर्वेशन में जाते हैं, यानी महसूस करते हैं, तो सूत्र बदलते हैं। इसीलिए ज्योतिष में अनुभव की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और वो है, और वो आगे तक बनी रहेगी। जी हाँ सुनीता जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मेरे दो क्वेश्चन हैं।
एक तो कि जब आपने मंगल का हमें पढ़ाया था मंगल ग्रह, तो उसमें बताया था कि मंगल 8 में उसको ठीक करने के लिए तवे के ऊपर पानी के छींटे देने चाहिए जी रोटी बनाने से पहले। जी। तो इसका क्या अर्थ आया? 8वां भाव मंगल और शनि का भाव है, और लोहे का तवा क्योंकि वो लोहे का है इसलिए वो शनि का प्रतीक हो गया। और आग जो चूल्हा जो जल रहा है वो मंगल है। अब उस पर जल का छींटा मारना, चंद्रमा से उसको शांत करने का प्रयास किया जाए। लाल किताब ज्योतिष में नियम है मित्र ग्रहों की मदद प्राप्त करना। और जब मंगल 8वें में पड़ा है तो 8वें का मंगल अच्छा नहीं माना जाता, तो उसको मदद पहुंचानी है किससे? मित्र ग्रह से। और मंगल का बड़ा प्यारा मित्र होता है चंद्रमा। चंद्रमा मंगल को बहुत जल्दी ताकत देता है। गुरु तो उसको बल्कि कंट्रोल में कर लेता है, उल्टा ताकत नहीं देता गुरु। गुरु बल्कि उसको कंट्रोल में करता है मंगल को। हमेशा गुरु कहेगा अरे गुस्सा नहीं करना, अरे झगड़ा नहीं करना तुझे। तो मंगल को अपना रूप दिखाने का कभी मौका ही नहीं देता गुरु। और कोई ग्रह बेचारा अपना रूप ना दिखा पाए तो बेचारा क्या क्या होगा, उसका फायदा नहीं। पर चंद्रमा फ्री आजादी देता है, उसको बहुत स्वतंत्रता देता है मंगल को। चंद्रमा मन है और मंगल बल है, तो ये बड़े जल्दी एक दूसरे के मित्र हैं और बड़ी जल्दी से एक दूसरे को ताकत दे देते हैं। इसलिए चंद्रमा का जल का छींटा मार दिया जाता है, तो उसको मंगल को मदद पहुंचानी। समझ गए आप? तो क्या हर हर इंसान को जब खाना बनाना हो तो उसको छींटे दे देने चाहिए, वो अच्छा ना ना रहता है? ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ जिसका मंगल 8 में है उनको देने चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। हर रेमेडी हर इंसान को नहीं करनी चाहिए। पर मैंने एक कॉमन प्रैक्टिस देखी है अपने घर में कि सब महिलाएं जब खाना बनाती थी, हमारी दादी या, तो वो जल के छींटे देती थी। सही कह रहे हैं, पंजाब में परंपरा है। हाँ जी। जैसे वो तंदूर लगाते हैं तो तंदूर में छींटा मारते हैं, पर वो हाँ जी। छींटा मारते थे कि कुछ ज्यादा हैवी गर्म तो नहीं हो गया। पहले आते थे मिट्टी के चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे में आग लगती लगती पकड़ते पकड़ते टाइम लगता था, और तवा वो पहले से रख देते थे। अगर बहुत ज्यादा गर्म तवा हो जाता है तो भी कई बार रोटी चिपक जाती है। तो पहली रोटी खराब ना हो इसलिए वो थोड़ा सा तवे पे छींटा मार दे। जैसे डोसा बनते हुए आप देखिए, वो तवे वाला थोड़ी थोड़ी देर बाद छींटा मारता है, यानी कि उसके टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश करता है। और छींटा मारने के पीछे उसका उद्देश्य है कहीं वो जो बैटर होता है वो चिपक ना जाए उसके साथ, और उसका कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं कि ज्यादा करकरारा हो जाएगा या वो हो जाएगा। और वो बस पहली रोटी से पहले ही वो छींटा मारती है, फिर बाद में नहीं मारते। उनको टेम्परेचर का एक आइडिया हो जाता है और फिर वो चलता रहता है, क्योंकि जब तक उसके ऊपर आटे का वो भी कवर कर लेता है तो अगली रोटी आएगी तो वो चिपकेगी नहीं। पर पहली रोटी के साथ ये दिक्कत होने के चांस है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, इट्स नॉट रेमेडी। ये उनके लिए रेमेडी नहीं थी, ये एक प्रैक्टिस का एक पार्ट। आजकल गैस के चूल्हे आ गए, जब मर्जी मद्दा कर लो, जब मर्जी तेज कर लो, इनके हाथ में है अब। तो हम नहीं भी करती तो भी रोटी पहली नहीं जलती, वो मिट्टी के चूल्हों में होता था। और दूसरा बताइए, पंजाब में नहीं हरियाणा में भी ऐसे छींटे मारते थे? मैंने केवल पंजाब का नाम ले दिया। ऐसा नहीं जो मिट्टी के चूल्हों में बनते हैं वो आज भी बेचारे पहला छींटा मार देते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ बताइए इससे दूसरा। कुछ को ग्रह खराब तो खराब नहीं होता, इससे कुछ ना ना, ऐसा नहीं? कोई इतनी जल्दी ग्रह खराब नहीं हो जाते सुनीता जी। ये बड़े पाप करने पड़ते हैं जब जा करके ग्रह खराब होते हैं, ऐसे ही तो ग्रह खराब हो जाता है क्या?
ऐसे थोड़ी हो जाता है। आपको ऐसा थोड़ी है कोई एक पैक दारू पी लेगा तो लीवर उसी दिन खराब हो जाएगा। 8-10 साल प्रैक्टिस करेगा जब जा करके लीवर खराब हो। भगवान ने जो चीज दी है सॉलिड दी है हमें। ऐसे ग्रह छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होते। ऐसे बहम में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। है ना, ग्रह खराब करने के लिए बड़े उल्टे सीधे कर्म करने पड़ते हैं, और ग्रह ठीक करने के लिए बड़े पुण्यदायी कर्म करने पड़ते हैं। जब जाकर के ठीक होते, जब जाके खराब होते। इतना छोटी छोटी गुरुजी बातों से नहीं होते। और ये एक ये रूसे हुए फूफा की तरह नहीं होते जो छोटी छोटी बात पे नाराज होके बैठ जाए। ग्रह जो है ऐसे नहीं हो जाते कि आपने तवे पे छींटा मारा तो नहीं मारा तो क्यों मारा तो, ना ना ना, ऐसे कुछ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है, अष्टम का मंगल क्रोधी बना देता। और जब ऐसे लोगों को गुस्सा आता है तो क्योंकि 8वें का मंगल किसको देख रहा है? सेकंड हाउस को देख रहा है। सेकंड हाउस जबान है, वो जबान तो चलाएगा ना, तो जबान चलाएगा। तो जो महिलाएं 8वें मंगल वाली होती थी उनके साथ ये बड़ी समस्या होती थी। तो लंबी जबान खींच देती थी वो, तो मतलब टेढ़ी जबान, लंबी का मतलब है उल्टा सीधा बोलना, उल्टा सीधा बोल देती थी। तो उनको था कि भी छींटे मारो, थोड़ा ठंडा करो। क्योंकि अगर वो गुस्से में ही रोटियां बनाएगी तो सारे परिवार को गुस्सा आएगा। तो गुस्से को शांत करने के लिए एक टेक्निक है, लाल किताब की आसान उपाय है। तो ठीक है। और गुरुजी दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि हमें मोक्ष जब किस तरह डिसाइड किया जाता है कि इस इंसान को मोक्ष मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? डिसाइड काहे को करना है? कर्म अच्छा करना है, डिसाइड तो भगवान करेगा। ये डिसाइडिंग फैक्टर है किसके हाथ में? ये सेल्फ सर्टिफिकेट सिस्टम थोड़ी है कि हमने खुद ही साइन मारा, खुद ही मोहर लगा दी कि भेज दो हमें कहीं का कहीं। ऐसा थोड़ी होता है। मोक्ष जिसका होता है उसको खुद को भी नहीं मालूम। ये तो अपने आप धीरे 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 लोग कहने लग जाते हैं कि आपका मोक्ष हो जाए। जो तो आदमी 24 घंटे अच्छे कर्म कर रहा है तो उसके देखने वाले कहते हैं इसका मोक्ष हो। ये उल्टे सीधे कर्म ही नहीं कर रहा, कर्म के आधार पर होता है मोक्ष। ठीक है। तो मोक्ष के बाद क्या हमें जन्म वापस नहीं लेना पड़ता? शास्त्र तो यही कहते हैं और बाकी मुझे मालूम भी नहीं। वहां पर पहुंच के ही पता चलेगा कि यहाँ की प्रक्रिया क्या है, यहाँ का क्या नियम कानून क्या है। जैसे कोई बच्चा नए कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वहाँ के कानून का जब पता चलता है ना। तो लीमा जी ऐसा है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो वास्तव में टिपिकल है। ये वो आंसर है जिनको मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। है, तो मैं आपको कैसे सही जवाब दे दूं? तो इसका सही सही जवाब देना मेरे बस की बात तो नहीं है। तो कुछ लोग जैसे होते हैं कि वो इस माइंडसेट से चलते हैं कि किस तरह दूसरों को धोखा दिया जाए, तो ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए? पहचानने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही धोखा देंगे, आपको पता लग जाएगा। नहीं, वो उससे पहले, धोखा देने से आप किसी पहले। आप किसी ट्रेन में चढ़ गए, आपको कैसे पता चलेगा कि जेब कतरा इसमें है? वो जब जेब काट लेगा पता चल जाएगा जेब कतरा है। इनके चेहरे पे नहीं लिखा होता सुनीता जी, और ना ये ज्योतिष में ये चीजें होती कि हमें पता लग जाए। ये एक लालच की प्रवृत्ति है, ये संस्कारण है। बहुत सारी चीजों से मिलकर के कोई व्यक्ति धोखेबाज बनता है। किसी एक के कारण नहीं होता कि वो धोखा दे। उसका लालच, उसकी परवरिश, उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा, सारी चीज मिलकर के डिसाइड करती है कि वो धोखा देना तो वास्तव में वो माँ बाप अपने दादा दादी से बचपन में सीखता है। जब वो देखता है बचपन में तो वहीं से उसकी प्रवृत्तियां डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं।
जब उसे लगता है कि धोखा देने से जिंदगी आसान हो जाती है, तो फिर वो थोड़े धोखे बढ़ाता रहता है, और तो क्या है। और जिन परिवारों में नहीं सिखाया जाता, तो वो लोग नहीं देते। ये तो पारिवारिक परवरिश का और उनकी शिक्षा दीक्षा का कमाल है। तो ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता नहीं है। एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं, वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत अच्छे, धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव।